पिछला दिन हम लोग ग्राम को मोल में और मोल को ग्राम में ये सब बदलना सीख लिए थे। उसका एक आध एग्जाम्पल कर लेते हैं, फिर नया टॉपिक स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। जैसे यदि दिया हुआ है कि 126 ग्राम HNO3 है, बताइए ये कितना मोल होगा। याद करो क्या करना होता था, बताइए। ग्राम को मोल में कैसे बदलते थे? मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करते थे ना। HNO3 का खाली मॉलिक्यूलर वेट ज्ञात कर लीजिए, इतना भर से काम चल जाएगा। जोड़ के देखिए तो कितना होता है। सबका जोड़िए, खुद से जोड़ने का प्रयास कीजिए। देखो, खुद से प्रैक्टिस करो, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा सीखोगे। कितना आया? फॉर्मूला था मोल इज इक्वल टू वेट बटा मॉलिक्यूलर वेट, या इसी को आप फॉर्मूला वेट भी कहते हैं। वेट कितना लिया हुआ है? 126। आप मॉलिक्यूलर वेट जोड़िएगा, हाइड्रोजन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन तीन को। हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14 और ऑक्सीजन का 16 इंटू 3 48, यह आ जाएगा 63। डिवाइड करेंगे 63 से, कितना मोल आ जाएगा? 2 मोल। तो ये सारी बातें पिछले क्लास में हुई थी और इसी से संबंधित बात हुआ था। इसको आप बेहतर समझ रहे हैं अब आइए, आज का नया टॉपिक है हमारा। आज हम लोग सीखेंगे ग्राम इक्विवेलेंट के बारे में। ग्राम इक्विवेलेंट को शॉर्टकट में हम लोग GM.EQ कहते हैं। सबसे पहले बताइए, ग्राम इक्विवेलेंट क्या है? यूनिट ऑफ मास। किस तरह का यूनिट? फिजिकल या केमिकल? केमिकल यूनिट। नहीं, कल तो बताया गया था इसके बारे में। क्या जी तुम लोग, क्या बताया गया था ग्राम इक्विवेलेंट के बारे में? बोले थे ना कि मास का दो केमिकल यूनिट होता है, एक होता है मोल और दूसरा होता है ग्राम इक्विवेलेंट। तो ये है आपका केमिकल यूनिट ऑफ मास। यानी ग्राम को आप ग्राम इक्विवेलेंट में भी बदल सकते हैं और ग्राम इक्विवेलेंट को आप ग्राम में भी बदल सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको बहुत सारा चीज समझना पड़ेगा, तब आप जान पाइएगा। ये थोड़ा उलझा हुआ है उसकी तुलना में, मोल की तुलना में ये थोड़ा ज्यादा टफ है, तो आप ये डायरेक्ट नहीं समझ पाएंगे। एक फॉर्मूला कल हम आपको लिखाए थे, याद लिखाए थे कि नहीं पता नहीं। ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होता है वेट बटा इक्विवेलेंट वेट, ये लिखाया गया था। आप एक बार फिर से लिख लो। वेट होना किस में चाहिए? ग्राम। सुनना ध्यान से, शुरुआत कहां से कर रहे हैं। हमको यदि किसी भी सब्सटेंस का ग्राम इक्विवेलेंट चाहिए और यदि ग्राम उसका दिया हुआ है, तो उस सब्सटेंस के इक्विवेलेंट वेट से यदि हम डिवाइड कर दें, वेट को इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कर दें, तो क्या मिलता है? ग्राम इक्विवेलेंट। आप याद कीजिए, ग्राम को 1000 से डिवाइड करते हैं तो केजी मिलता है। ग्राम को मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करते हैं तो मोल मिलता है। ग्राम को यदि हम इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कर दें तो क्या मिलेगा? ग्राम इक्विवेलेंट। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा टफ टर्म आपके लिए यही होगा कि आप ये समझ सकें कि ये क्या है, इक्विवेलेंट वेट। शॉर्टकट में इसको EQ.WT से सूचित करते हैं, या इसको कभी कभी ई भी कहा जाता है। इसको हम लोग सीखें। ये लिख लिए हैं क्या? इसको लिख लीजिए और हेडिंग डालिए, इक्विवेलेंट वेट। देखो, केमिस्ट्री में कभी भी तुमको मॉलिक्यूलर वेट का मान नहीं देगा। केमिस्ट्री में कभी भी तुमको इक्विवेलेंट वेट का मान नहीं देगा। ये दो चीज का मान देगा कभी नहीं, और जरूरत लगभग जगह पर पड़ता है। आप मॉलिक्यूलर वेट निकालना सीख चुके हैं, सभी एटम के एटॉमिक मास को जोड़ देना होता है।
उसी प्रकार आप इक्विवेलेंट वेट निकालना सीखिए, कैसे निकालते हैं। क्या हेडिंग आप डाल चुके हैं? इधर देखिए, NaCl क्या नाम है इसका? सोडियम क्लोराइड। यह एक इलेक्ट्रोलाइट है, पानी में डालोगे ना तो ये टूट जाएगा Na प्लस में और Cl माइनस में। Na प्लस Cl माइनस। अब एक बात बताइए, केटाइन पर कितना पॉजिटिव चार्ज है? 1 पॉजिटिव, और Cl पर एक नेगेटिव चार्ज। इसके n फैक्टर का वैल्यू या n का वैल्यू हम 1 कहते हैं। यहाँ पर n क्या है, इसको हम यहाँ लिख रहे हैं, n फैक्टर को ही हम लोग n कह रहे हैं। और n क्या है वो समझिए, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। एक चीज देखो, यदि इस पर एक प्लस है, यदि पॉजिटिव साइड 2 पॉजिटिव है तो निश्चित है नेगेटिव साइड 2 नेगेटिव होगा, तब ना न्यूट्रल स्पीशीज का निर्माण होगा। तो आप कोई भी एक चार्ज ले लीजिए, टोटल पॉजिटिव या टोटल नेगेटिव। अब आगे एग्जांपल देखो और अच्छा से समझ में आएगा। तरी बताओ HCl कैसे टूटता है? बोलिए, बोला कीजिए। ये टूटेगा H प्लस Cl माइनस। यहाँ भी कितना पॉजिटिव कितना नेगेटिव? एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो इसका भी n फैक्टर कितना हो जाएगा? CaCO3 कैसे टूटता है? ये टूटता है Ca प्लस प्लस में और CO3 2 माइनस। अब बताओ कितना प्लस कितना माइनस? 2 प्लस 2 माइनस, n फैक्टर कितना हो जाएगा? 2। H2SO4 बाबू ये टूटता है 2H प्लस में और SO4 2 माइनस। ध्यान दीजिए, एक H पर एक प्लस तो 2H पर 2 प्लस, कितना माइनस है? 2 माइनस, 2 प्लस 2 माइनस, एन फैक्टर कितना हो जाएगा? 2। तो आप एक काम कीजिए, इस तरह का 10-12 कंपाउंड लिख लीजिए जो पूरे केमिस्ट्री में आता है, और उतने से कुछ रहेगा, बाहर से कुछ नहीं रहेगा। और यदि बाहर से कुछ रहेगा भी तो आप तब तक इतना परिपक्व हो जाएंगे कि आप काम कर सकते हैं। तो पहले आप इसको लिखिए। तो ये कंपाउंड है सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसको बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, सल्फ्यूरिक एसिड, हो गया। इसमें और भी कुछ कंपाउंड को जोड़िए। NaOH ये टूटता है Na प्लस में, OH माइनस में। अच्छा, इसको कौन सा आयन बोला जाता है? हाइड्रोक्साइड आयन, इसी को ना बोलते हैं। CaCl2 ये टूटता है Ca प्लस प्लस में और 2Cl माइनस। CaOH का होल 2 ये टूटता है Ca प्लस प्लस में 2OH माइनस में। ये सब का एन फैक्टर नहीं लिखे, बताओ इसका एन फैक्टर कितना? इसका एन फैक्टर 1, इसका एन फैक्टर 2, इसका एन फैक्टर, इसका भी एन फैक्टर 2। AlCl3 ये टूटता है Al3 प्लस में और 3Cl माइनस में। इसका एन फैक्टर, इसका एन फैक्टर 3। एक और ले लेते हैं, Ca3PO4 का होल 2 ये टूटता है 3Ca प्लस प्लस में
और 2 PO4 2 माइनस में, तनी बताओ तो इसका एन फैक्टर कितना, इसका एन फैक्टर 6 होगा। एक सी ए पर 2 प्लस है तो 3 सी ए पर 6 प्लस होगा। एक पी ओ फोर पर 3 माइनस है तो 2 पी ओ फोर पर 6 माइनस होगा। 6 प्लस 6 माइनस, एन फैक्टर कितना होगा 6। तो पहले आप ये बताइए कि आप एन फैक्टर सीखे कि हम एन फैक्टर कैसे निकालते हैं। एन फैक्टर होता है टोटल नंबर ऑफ चार्ज ऑफ केटायन और टोटल नंबर ऑफ चार्ज ऑफ एनायन। आप प्लस और माइनस को सिर्फ गिनिए, गिनती कीजिए, आप ये मत देखिए कि वहां पर प्लस है या माइनस है, सिर्फ संख्या लेनी है, ठीक है। सिर्फ पॉजिटिव चार्ज का या सिर्फ नेगेटिव चार्ज का। यदि आप इतना करने में सक्षम हैं तो आप इक्विवेलेंट वेट चुटकी में निकाल लीजिएगा। तो इतना सारा कंपाउंड आप लिख चुके हैं। आप इधर देखिए, इक्विवेलेंट वेट बराबर होता है मॉलिक्यूलर वेट बटा एन फैक्टर। इधर देखो, मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हैं, एटॉमिक मास को जोड़ के। और एन फैक्टर अभी तुरंत बताया गया ना, इसका मतलब है कि जो कंपाउंड टूटता है प्लस में माइनस में, उसी में एन फैक्टर निकलेगा, सब जगह एन फैक्टर नहीं निकलेगा। और सब जगह यदि एन फैक्टर नहीं निकलेगा तो सब जगह इक्विवेलेंट वेट भी नहीं निकलेगा। लेकिन मॉलिक्यूलर वेट तो हर जगह निकल सकता है, क्या है कि मॉलिक्यूलर वेट में जो भी एटम रहेगा सबका एटॉमिक मास जोड़ देंगे तो निकल जाएगा। अच्छा, एक चीज और, इफ एन फैक्टर इज इक्वल टू 1 देन, जैसे बहुत सारा कंपाउंड ऐसा होता है जिसका एन फैक्टर 1 होता है, तो बताइए एन फैक्टर के जगह पर आप 1 रखेंगे तो क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट जो है यह मॉलिक्यूलर वेट के बराबर नहीं हो जाएगा। यदि किसी कंपाउंड का एन फैक्टर 1 हो तो मॉलिक्यूलर वेट बटा 1, मॉलिक्यूलर वेट यानी इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट। तो वो सभी केसेस में मॉलिक्यूलर वेट और इक्विवेलेंट वेट आपस में समान आएंगे जिस केस में एन फैक्टर का मान कितना हो 1। यहाँ तक पहुंचिए, इस पर आप एक दो एग्जाम्पल कीजिए, अपने आप समझ में आ जाएगा ये क्या है। बहुत आसान है, ज़्यादा भारी नहीं। बस जितना कंपाउंड लिखाया गया है इतना पर आपका कमांड होना चाहिए। क्या हो गया यहाँ तक, देखिए इधर। अब एक एग्जाम्पल, यदि हम आपसे पूछें कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaCl क्या होगा, तो इक्विवेलेंट वेट का क्या फॉर्मूला बताया गया अभी तुरंत, मॉलिक्यूलर वेट बटा एन फैक्टर। तो आपसे इक्विवेलेंट, इस सबसे पहले बताओ इसको पढ़ेंगे क्या, इस क्या लिखा हुआ है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaCl। ई का मतलब इक्विवेलेंट वेट और NaCl का मतलब NaCl का इक्विवेलेंट वेट। तो बताइए इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaCl बराबर क्या फॉर्मूला पढ़े हैं, मॉलिक्यूलर वेट बटा एन फैक्टर। पहले तो आप इसका मॉलिक्यूलर वेट जोड़िए, सोडियम का होता है 23, क्लोरीन का होता है 35.5, जोड़िएगा तो आ जाएगा 58.5। तो यहाँ लिखेंगे 58.5। अब बटा कितना, हमको चाहिए NaCl का एन फैक्टर। अभी आप देखिए तोड़े हैं NaCl को, Na प्लस Cl माइनस, एक प्लस एक माइनस यानी बटा में कितना 1। अब देखो इसका मॉलिक्यूलर वेट भी आएगा 58.5 और इक्विवेलेंट वेट भी आएगा 58.5। क्या इसमें कोई परेशानी है, बता रही इसको तो।
तो इसी तरह से जिस तरह से आप इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaCl निकाले, अगला एग्जांपल नहीं कर सकते हैं आप? निकालिए तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ, अगला क्या था कंपाउंड? NaCl के बाद HCl था ना, निकालिए तो HCl का, खुद से निकालिए, खुद से निकालो, कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा कि आप सीख रहे हैं। कितना? हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 और क्लोरीन का 35.5, अब बटा कितना? ये टूटता है H+ में और Cl माइनस में, 1 से डिवाइड करेंगे, ये 36.5 बटा 1 यानी 36। आप एक चीज गौर कर रहे हैं, जिसका n फैक्टर 1 है उसका मॉलिक्यूलर वेट ही उसका इक्विवेलेंट वेट हो रहा है। लिखिए आगे, एक काम कीजिए, जितना कंपाउंड है सब का निकालिए तो इक्विवेलेंट वेट एक तरफ से। जैसे पहले आप पढ़े इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaCl, फिर सॉरी पहले था NaCl, फिर आया HCl, अगला क्या था बताइए? CaCO3। निकालिए तो जरा, जोड़ जोड़ के निकालो। एटॉमिक मास आपको पहला क्लास में लिखाया गया था, जोड़ के निकालिए एटॉमिक मास। सब का निकालिए, एक तरफ से सब निकलो तो। सबको जोड़ जोड़ के अपने से निकालिए। अच्छा 1 मिनट रुक जाओ, ये घर पर कर लोगे क्या? ताकि बैठ के दिन काटना नहीं है, कर सकते हैं ना आप? इसको कर लीजिएगा, एक हम इसको बता देते हैं। कैल इसमें जोड़ोगे मॉलिक्यूलर वेट तो आएगा 100, और आप इसका एन फैक्टर देख लीजिए, आया होगा 2, कितना आ जाएगा? 50। इसी तरह से जितना कंपाउंड यहाँ पर लिखाया गया है सबका आप जोड़ के निकाल के चेक कर लीजिएगा, जो आएगा वही इक्विवेलेंट वेट। तो क्या इक्विवेलेंट वेट आप सीख चुके हैं? अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला बताया गया था आपको, अगेन ग्राम इक्विवेलेंट बराबर क्या बताया गया था? वेट बटा इक्विवेलेंट वेट, यही था ना? इक्विवेलेंट वेट बराबर बताया गया था मॉलिक्यूलर वेट बटा एन फैक्टर। ग्राम इक्विवेलेंट बराबर तो ये बताया गया था ना, वेट बटा इक्विवेलेंट वेट। अब क्वेश्चन देखिए, यदि मैं आपसे पूछूं, थोड़ा ध्यान देंगे सभी लोग, इधर भी लिखेंगे कुछ नहीं। आपसे क्वेश्चन कि 2000 ग्राम CaCO3, पहला क्वेश्चन, ये कितना किलोग्राम होगा? दूसरा क्वेश्चन, ये कितना मोल होगा? और तीसरा क्वेश्चन, ये कितना ग्राम इक्विवेलेंट होगा? बता सकते हैं आप? बताइए, ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए क्या करते हैं? 1000 से डिवाइड करते हैं, क्या आंसर आएगा? बोलिए। 200 बटा 1000, क्या जी? 2/10 यानी 1/, यानी ये 0.2 हो जाएगा क्या? इतना की ग्राम को मोल में बदलने के लिए क्या करते हैं? जो ग्राम रहेगा उसी में मॉलिक्यूलर वेट से भाग देंगे। मॉलिक्यूलर वेट कितना CaCO3 का? 200 ग्राम है, इसमें कितना से भाग दे दें?
100 से। 100 कहाँ से आया? CaCO3 का मॉलिक्यूलर वेट, कैल्शियम का जोड़िएगा 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 थी 48, ये आपको आ जाएगा कितना मोल? 2 मोल। और यदि 200 ग्राम CaCO3 को ग्राम इक्विवेलेंट में बदलने दिया जाए, ग्राम फिजिकल यूनिट है और ग्राम इक्विवेलेंट केमिकल यूनिट, ग्राम को ग्राम इक्विवेलेंट में बदलने दिया जाए तो इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होता है वेट बटा इक्विवेलेंट वेट। तो बताइए क्या करें? 200 बटा इक्विवेलेंट वेट, किसका इक्विवेलेंट वेट? CaCO3 का। कितना होता है CaCO3 का इक्विवेलेंट वेट? अभी जस्ट बताया है ना, कितना? 50। तो 50 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा? 4। तो क्या उम्मीद करें कि आप इसको सॉल्व कर लेंगे इस तरह के क्वेश्चन को? आप एक क्वेश्चन इसको पूरा कर लीजिए, फिर आगे की बात होगी। तो हम ये कह रहे थे, पिछले दिन भी हम बोले थे कि यदि आप चाहते हैं कि केमिस्ट्री आपका बढ़िया हो तो हर हाल में इन सभी चीजों पर आपका विशेष ध्यान होना चाहिए। क्वेश्चन नहीं बना? इसका तो इसमें कितना पेमेंट किया है लिखा हुआ ही नहीं है। इसमें पेमेंट कितना किया लिखा हुआ ही नहीं है। नहीं समझे? आपने इंस्टॉलमेंट जमा कर हाँ, अपना किए छोड़ तुमने फुल पेड कर दिए। कितना आप किए? हाँ, उसके बाद तो पेमेंट छोड़ दिए, कुछ ये नहीं जाना। अब जाता नहीं कह रहे। कितना रुपया लिए थे? 2000। 3001 CBSE से हो या बिहार बोर्ड से? तुम लोग फालतू जगह पर चलिए गया तो कहाँ से तुम टिक पाओगे वहां पे? का काम है खाली झूठ बोलना, फाल मारना। हैं? नहीं समझे? अभी जाते थे बैठते थे फिर आते थे। तो उसमें काम है, पेक का क्वालिटी लेकिन अच्छा है।
दिन बैठ आदत से लाचार है आदमी। दो चार गो टीचर बेगूसराय में मेंटल है, जिसको अपना से कम और दूसरे से ज्यादा मतलब रहता है, उसमें से वो एक। चलिए लिखिए तो क्वेश्चन। लिखिए 196 ग्राम H2SO4 बराबर कितना ग्राम इक्विवेलेंट, कितना मोल। फिर से वही है, H2SO4 का ग्राम दिया हुआ है, पहले ग्राम इक्विवेलेंट में बदलना है, दूसरी बार मोल में बदलना है। ग्राम इक्विवेलेंट में बदलना है तो इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कर दीजिए, और मोल में बदलना है तो मॉलिक्यूलर। अच्छा एक चीज देखो, ये सेट भी करता है, दिमाग में सेट कीजिए। इधर सुनिए, इधर सुनिए तो, ग्राम को केजी में बदलेंगे तो किस चीज से डिवाइड करेंगे, 1000 से। ग्राम को मोल में डिवाइड करेंगे तो मॉलिक्यूलर वेट से, और ग्राम को ग्राम इक्विवेलेंट में डिवाइड करेंगे तो इक्विवेलेंट वेट से। मोल में बदलना है मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करना है, ग्राम इक्विवेलेंट में बदलना है तो इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड करना है, और ग्राम को केजी में बदलना तो सबको आता है। बताइए क्या आंसर आया आपका। पहला क्वेश्चन का आंसर 196 ग्राम है, और इसको बदलना है ग्राम इक्विवेलेंट में, तो H2SO4 का पहले आप इक्विवेलेंट वेट निकालिए। H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट निकालिएगा ना, तो ये आपको आ जाएगा 49 196/49 कुछ ऐसा ही ना है, 4 बार में कट जाएगा, यानी कितना ग्राम इक्विवेलेंट आएगा, 4 ग्राम इक्विवेलेंट। और मोल में बदलिएगा तो 196/98, इसका मॉलिक्यूलर वेट जोड़िएगा तो 98 आएगा, तो ये हो जाएगा कितना मोल, 2 मोल। क्या इस तरह का काम कर लेंगे आप। रीडिंग डालो तो, रिलेशन बिटवीन मोल एंड ग्राम इक्विवेलेंट। रिलेशन बिटवीन मोल एंड ग्राम इक्विवेलेंट। देखिए इधर, तो ये बताओ मोल का फॉर्मूला क्या होता है, वेट बटा मॉलिक्यूलर वेट। इसको हम पहला मान लेते हैं। अच्छा, इक्विवेलेंट वेट का क्या फॉर्मूला होता है, मॉलिक्यूलर वेट बटा n फैक्टर, इसको हम दूसरा मान लेते हैं। और ग्राम इक्विवेलेंट का क्या फॉर्मूला बताया गया था, वेट बटा इक्विवेलेंट वेट, इसको हम तीसरा मान लेते हैं इक्वेशन। फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 साथ साथ लिखते चले। ये सब चीज इतना आसान है कि आप ऐसे भी भड़बली कर सकते हैं। देखिए इधर हम तीसरा इक्वेशन लिख रहे हैं, ग्राम इक्विवेलेंट बराबर वेट के जगह वेट लिखे। तनी इसको देखिए तो क्या लिखा हुआ है, ये इक्विवेलेंट वेट, और ये क्या लिखा हुआ है,
इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट बराबर होता है किसके? मॉलिक्यूलर वेट बाय एन फैक्टर के। तो हम इस इक्विवेलेंट वेट के जगह पर लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट बाय एन फैक्टर। तो ये हम लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट बटा एन फैक्टर। ये एन फैक्टर नीचे में है, ऊपर जाके गुना में बदल जाएगा क्या? तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? ग्राम इक्विवेलेंट बराबर वेट। अरे ऐसे नीचे में जो चीज डिवाइड किया हुआ है गुना करके लिखोगे तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं एन फैक्टर बटा मॉलिक्यूलर वेट। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं वेट बटा मॉलिक्यूलर वेट इनटू क्या? एन फैक्टर। फ्रॉम इक्वेशन 1 वेट बटा मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? इक्वेशन 1 में देखिए, इक्वेशन 1 में देखिए वेट बटा मॉलिक्यूलर वेट में क्या है? मोल। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं बताइए? ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मोल इनटू एन फैक्टर। अब एक बार फिर से यानी बताइए तो इफ एन फैक्टर इज इक्वल टू 1 देन, इफ एन फैक्टर इज इक्वल टू 1 देन ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मोल। आप याद कीजिए, सुनिएगा ध्यान से, आप याद कीजिए आपको बोला गया था कि यदि एन फैक्टर का मान 1 हो तो मॉलिक्यूलर वेट और इक्विवेलेंट वेट आपस में इक्वल हो जाता है। उस केस में ग्राम इक्विवेलेंट और मोल भी आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल। कारण सिंपल है, ग्राम में एक बार मोल से डिवाइड करते हैं और एक बार इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड करते हैं, दोनों यदि सेम हो जाएगा तो सेम हो जाएगा। नहीं, क्वेश्चन करेंगे, लिख लिए क्या साथ साथ? इसको लिख लीजिए। जो भी लोग ऑनलाइन पढ़ते हैं यदि आपको दिक्कत होती है तो क्लास में आने के बाद पूछ लिया कीजिए जाते वक्त। जैसे मेन आपका क्लास रहता है 10 से 11 मॉर्निंग, तो उसके बाद हम बैठे हुए रहते हैं, आपको कहीं किसी तरह की कन्फ्यूजन रह जाए तो आप जाते वक्त बात कर सकते हैं। चूंकि ये एक्स्ट्रा क्लास चल रहा है उन लोगों के लिए जिनका क्लास छोटा हुआ, हम आपको मोटा मोटी केमिस्ट्री का जो मेन मेन चीज है वो समझाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना हो 11th के बचे हुए पार्ट में और 12th में। क्योंकि केमिस्ट्री का बेसिक बहुत मायने रखता है, यदि आप बेसिक नहीं सीख पाएंगे तो केमिस्ट्री कभी नहीं सीख पाएंगे, संभव ही नहीं है केमिस्ट्री सीखना। हो गया लिखा हुआ? चेंज करें इसको, लिखिएगा कंसेप्ट ऑफ मील इक्विवेलेंट। कंसेप्ट ऑफ मीली इक्विवेलेंट। वो मीली इक्विवेलेंट को ना हम लोग एमई से इंडिकेट करते हैं। इसमें खाली एक बात याद रखना, 1 ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होता है 1000 मिली इक्विवेलेंट। बस इतना है। जिस तरह से ग्राम इक्विवेलेंट केमिकल यूनिट है उसी तरह से मिली इक्विवेलेंट भी केमिकल यूनिट है। ग्राम इक्विवेलेंट को मिली इक्विवेलेंट में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे इधर देखें तो जैसे 12 ग्राम इक्विवेलेंट H2SO4, बताइए कितना मिली इक्विवेलेंट होगा? कितना मिली इक्विवेलेंट होगा? 12,000 होगा, 12,000 होगा, क्योंकि 1 ग्राम इक्विवेलेंट में 1000 मिली इक्विवेलेंट होता है, तो 12 ग्राम इक्विवेलेंट में 12,000 होगा। ये बहुत सिंपल बात है, इसमें कोई ज्यादा लफड़ा जैसा कोई बात नहीं। तो अब आप इस पर एक क्वेश्चन बनाइए। आज हम तुमको 10 क्वेश्चन देते हैं, इस 10 क्वेश्चन को घर पर जाकर ईमानदारी से तुम बनाना, ठीक है? और सोच समझ के और बना के लाना। ऐसे नहीं कि मतलब आए उठे चल दिए आप पहुंचे, ऐसे में पढ़ाई नहीं होती।
10 से 11 में तो जो क्लास चल रहा है आप उस, अच्छा ये आप लोग का जो क्लास छोटा हुआ है तो 10 से 11 में समझ में आता है, काम कर पा रहे हैं या नहीं? आपका यदि पेन रुकता है तो आप अभी बात कीजिए, अभी भी हम बता देंगे आपको। संयोग से 4 से 5 के बाद अभी भी कोई बैच नहीं रहता, पूछिएगा तो भी बता दें। जो स्ट्रक्चर समझना हो या इलेक्ट्रोनिगेटिविटी समझना हो या कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताइए। देखो इतना प्रेफरेंस आपको बहुत कम जगह मिलेगा। एक टीचर के रूप में हम आपको सुबह 10 से 11 पढ़ाते हैं, शाम में 4 से 5 पढ़ाते हैं। 11 बजे के बाद हम फ्री रहते हैं, आपको पूरा फ्री है पूछने का। 4 से 5 अभी तो और ज़्यादा रिलैक्स है। अभी तुम 2 घंटा मेरा टाइम लोगे तो हम देंगे, और उसका कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं लिया जाएगा, इस टेंशन मत लीजिए। लिखो तो 200 मिली इक्विवेलेंट CaCO3 बराबर कितना ग्राम होगा, ये निकालना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, देखते हैं कितने लोग इसको बना पाते। पढ़ा हुआ सब चीज है, कोई भी चीज ऐसा नहीं जो छूटा हुआ है, बस प्रयास ईमानदारी से करने की जरूरत है। क्या हुआ तो देखना पड़ेगा। एक मिनट हमारी बात सुनो। कितने लोगों को लग रहा है कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं? देखो कभी भी कोई क्वेश्चन मिले तो एक दिमाग में एक प्लानिंग आती है कि हाँ चलो इसके अकॉर्डिंग हमको चलना है। क्या प्लानिंग आ रहा है आपके दिमाग में, क्या क्या करना पड़ेगा सो बताइए। देखो इधर सुनो, तुम हम एक सीक्वेंस देते हैं, तुम उसको फॉलो करो। यदि नहीं काम कर पा रहे हो तो हम समझते हैं कि केमिस्ट्री की शुरुआती चीजें ना थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, भारी नहीं होता है वो, मतलब उलझा हुआ रहता है, दिमाग में सेट नहीं हो पाता है कि हम क्या क्या करें। जैसे देखो सबसे पहला काम तुम्हारा है, तुम मिली इक्विवेलेंट को बदल दो किसमें, ग्राम इक्विवेलेंट में, और ग्राम इक्विवेलेंट को सीधे बदल दो किसमें, ग्राम में। अब सवाल ये उठता है कि ये दो काम हम करेंगे कैसे? तो बताइए, अभी थोड़ी देर पहले आपको ग्राम इक्विवेलेंट और मिली इक्विवेलेंट में रिलेशन बताया गया था। क्या रिलेशन बताया गया था? बताया गया था कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होता है 1000 मिली इक्विवेलेंट। बताइए, ये ना बताया गया? तो इसको उल्टा करके यदि हम बोले तो हम ये कर सकते हैं 1000 मिली इक्विवेलेंट बराबर 1 ग्राम इक्विवेलेंट, इसीलिए 1 मिली इक्विवेलेंट बराबर 1/1000 ग्राम इक्विवेलेंट। इसीलिए कितना मिली इक्विवेलेंट, 200 मिली इक्विवेलेंट बराबर 1/1000 गुना 200 ग्राम इक्विवेलेंट। तो ये कितना आ जाएगा, 200/1000, 2 जीरो कट जाएगा, आ जाएगा 1/5। तो इसका सीधा मतलब है, सुनिए इधर, इसका सीधा मतलब है, इतना कैलकुलेशन आप, उतना बच्चा नहीं है कि आपको यूनिटरी मेथड हम एक एक करके समझाएं। आप सिंपली समझिए, 500 मिलीलीटर कितना लीटर होगा, 500 मिलीलीटर कितना लीटर होगा, आधा लीटर। कैसे आया आधा लीटर? 1000 से भाग दे दिए, क्योंकि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। मतलब मिली इक्विवेलेंट को ग्राम इक्विवेलेंट में बदलने के लिए 1000 से भाग देते। बताओ कितना मिली इक्विवेलेंट था, 200 मिली इक्विवेलेंट क्या है, CaCO3। हम इसी को लिख सकते हैं 200/1000 ग्राम इक्विवेलेंट। 2 जीरो 2 जीरो कट जाएगा, यह आ जाएगा 1/5 ग्राम इक्विवेलेंट। क्या सबको ये समझ में आया? अब सुनिए, हमने कहा कि पहला काम आप क्या कीजिए, मिली इक्विवेलेंट को ग्राम इक्विवेलेंट बदल दीजिए। देखिए आप मिली इक्विवेलेंट को किसमें बदल दिए, ग्राम इक्विवेलेंट में। अब क्या करेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट को बदल देंगे किसमें, ग्राम में। तो ग्राम और ग्राम इक्विवेलेंट के बीच का क्या रिलेशन बताया गया था? आपको बताया गया था कि ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होता है वेट बटा, बताओ बटा में क्या करें, इक्विवेलेंट वेट। अरे ग्राम इक्विवेलेंट में इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए वेट में इक्विवेलेंट वेट से ना भाग देते हैं। तो ग्राम इक्विवेलेंट कितना आया आपको, 1/5। यहाँ लिख दो 1/5। वेट हमको नहीं पता है, देखते हैं
इक्विवेलेंट वेट, CS³ का इक्विवेलेंट वेट निकाले हो ना पीछे, कितना देखो 50 आया है, ये 50 हो गया, तो वेट बराबर बताइए क्या हो जाएगा, 1/5 गुना 50, 10 बचे 50, यानी कितना ग्राम, 10 ग्राम CaCO3। समझे कैसे बना सो, इस तरह का 10 को एक क्वेश्चन आप कर लीजिए, 10 क्वेश्चन करने के बाद आपका प्रॉपर दिमाग काम करने लगेगा कि आपको एक्चुअल में काम कैसे करना है। ठीक है, केमिकल कैलकुलेशन के लिए बाबू ये बहुत जरूरी है। और सुन लो, एकदम समराइज किया हुआ चीज बता रहे हैं, एकदम जो एसेंशियल है, जो भयानक जरूरत वाला चीज है वही हम बता रहे हैं। इसीलिए तुम अभी जो हम बता रहे हैं, इसके एक भी बात को यदि तुम नहीं समझ पाए तो तुम आगे कमजोर रह जाओगे। हो सके तो वीडियो अवेलेबल रहेगा, यूट्यूब पर जाता ही है, आप दोबारा फिर से वीडियो को देखिए, दोबारा रिवाइज कीजिए, समझ में नहीं आता है दोबारा पूछिए, बात कीजिए, लेकिन किसी भी तरह से इसको मेंटेन कीजिए। कल से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टार्ट होगा, 1:2 2:2 2 8 8 1 इस तरह वाला, जिसमें आप फंसते रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग में। तो जितना भी इंपॉर्टेंट चीज है बस हम उसी पर काम कर रहे हैं, तो कोशिश कीजिएगा क्लास रेगुलर करने का, और उससे भी बेहतर जो काम दिया जाता है उसको ईमानदारी पूर्वक करने का। इसका सॉल्यूशन बना लिए क्या, मैं समझ में आया आप लोग को? क्वेश्चन लिख लो तो कुछ क्वेश्चन बना के लाना, फिर छुट्टी दे देंगे। 20 मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl, ये कितना ग्राम हो, पहला क्वेश्चन। दूसरा, 400 ग्राम NaOH कितना मिली इक्विवेलेंट होगा। तीसरा, 9.8 kg H2SO4 कितना ग्राम इक्विवेलेंट होगा। चौथा, 1 kg वाटर कितना मोल होगा। पांचवा, 500 मोल NaOH कितना kg होगा। बस यही 5 बनाइए ना, इतना होमवर्क आप करके लाइएगा, और प्रॉपर बढ़िया से लिख के हम सबका कॉपी अगला दिन पहले चेक करेंगे, रिकॉर्डिंग बंद करके पहले कॉपी चेक करेंगे। और जो भी लोग ऑनलाइन पढ़ते हैं, आप लोग से पूछा जाएगा 10 से 11 वाले बैच में कौन कौन पढ़ते हैं, सबका कॉपी हम 10 से 11 में चेक करेंगे। यानी कल 11 बजे भी, कल ये सब होमवर्क 11 बजे ही चेक होगा, आप लोग भी सुन लीजिए। तो 11 बजे बना के लाइए, शाम में चेकिंग नहीं करेंगे, शाम में तब रिकॉर्डिंग होगा। बना के लाएगा ना इसको, कल से टॉपिक बदलेगा। आइए कल। हेलो आईडी कहाँ से